हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो पिछली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, यदि बिंदु ये दिए हैं, ये हमें 4 बिंदु दिए हैं, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये बिंदु जो 4 बिंदु दिए हैं, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हैं। तो हमें एक्स और वाई ज्ञात, तो x और y ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो कि समांतर चतुर्भुज होता कैसा है। ये ऐसा दिखता है समांतर चतुर्भुज। ये आयत भी हमारे पास ऐसा होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, थोड़ा तिरछा होता है, ऐसे ऐसे थोड़ा तिरछा सा होता है। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या होती है, जो ये लंबाई है इस लंबाई के बराबर हो जाएगी, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाती है। और जो ये हमारे पास क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। ये हमारे पास क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। तो इसने क्या कहा है कि बिंदु ये एक, ये बिंदु जो है एक इसी क्रम में लेने हैं। तो हमें किस तरीके से लेने हैं, इसको मैं ए बिंदु मान लेता हूँ, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर ए बी और ये सी और ये डी बिंदु है। तो ए बिंदु के निर्देशांक हमारे पास 1 2 हो जाएगा, 1,2, और बी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 4, ये हो गए। और सी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास कितने हो जाएंगे, x, 6। ये हमारे पास सी बिंदु के निर्देशांक हो गए इसके। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी बिंदु के निर्देशांक 3, 5, ये हो गए। इसने क्या कहा था कि हमें क्रम में लेना है। क्रम में लेने का मतलब यही है कि ए के बाद बी लेना है, उसके बाद सी और इसके बाद डी। आप ऐसा नहीं ले सकते कि यहाँ पर ए ले लिया और उसके बाद यहाँ पर आपने सी ले लिया, यानी कि ये बिंदु यहाँ पर रख दिया, तो ये कोई क्रम नहीं बनेगा। तो हमें एक क्रम में लेना है, तो हमने इनको क्रम में ले लिया। उसके बाद इसने क्या कहा है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो उसके बाद देखो, ये ए और सी हमारे पास विकर्ण हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये हमारे पास दूसरा विकर्ण हो जाएगा, बी और डी हो गया। तो जो ये वाला विकर्ण है, ये बी और डी, ये ए सी विकर्ण को क्या कर रहा है, 2 समान भागों में बांट रहा है। यानी कि जितना भाग ये है उतना ही भाग ये हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये ए सी विकर्ण है, बी और डी को 2 समान यानी कि बराबर भागों में बांट रहा है, बांट दिया। तो मैं इसको बिंदु मान लेता हूँ, पी बिंदु मान लेता हूँ, और इसके निर्देशांक मान लेता हूँ x, y। ठीक है। तो ये जो है, ये पी बिंदु है, इस विकर्ण के ठीक बीच में है। बीच का मतलब क्या हो जाएगा, मध्य में है। तो मध्य में है तो हम AC के ऊपर, विकर्ण AC के ऊपर मध्य बिंदु सूत्र लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण AC से, यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, विकर्ण AC से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, इसको और इसको यानी कि इन दोनों को जोड़ करके लिख दो और बटे में 2, यानी कि होता है x1 प्लस x2, यानी कि x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, बटे में 2, और y1 प्लस y2 बटे में 2, ये होता है हमारे पास मध्य बिंदु सूत्र। और जो ठीक बीच में है, तो हम इस पॉइंट को निकाल रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे x, y। तो x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है और x2 की वैल्यू कितनी है, x। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये x1 होता है और ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये हो गया बटे में 2। उसके बाद y1 प्लस y2 यानी कि 2 प्लस 6 बटे में 2, ये हो गया।
इसको हम सोल्व करके लिखेंगे 1 प्लस एक्स बटे 2 कोमा ये हो जाएगा 2 और 6 8 हो जाएंगे। 8 को आप 2 से भाग करोगे कितना आएगा 4 आ जाएगा। 6 और 2 8, 8 को यदि आप 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो ये लिख दिया। इसको आप समीकरण 1 मान लो, ये मान लिया, ठीक है। उसके बाद देखो विकर्ण बी और डी से, विकर्ण बी और डी से ठीक इसी तरीके से विकर्ण बी और डी के ऊपर भी हम क्या लगाएंगे मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है, ये लगाएंगे। तो ये P बिंदु है इस विकर्ण के भी ठीक बीच में ही है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम x कोमा वाई किसके बराबर हो जाएगा, ठीक इस तरीके से। यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र क्या था, ये था y1 प्लस y2 बटे 2, ये हमारे पास मध्य बिंदु सूत्र था। तो यहाँ पर देखो आप, ये x1 का काम करेगा और ये y1 का काम करेगा, ये यहाँ पर x2 का काम करेगा और ये y2 का काम करेगा। तो x1 प्लस x2 यानी कि 4 और 4 प्लस 3 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू हमारे पास y है प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 5 बटे में 2। तो ये आ गया। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 और 3 7 और ये बटे में 2, ठीक इसी तरीके से y प्लस 5 बटे में 2। तो ये आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। तो देखो हमारे पास ये x कोमा वाई यहाँ पर भी है और ये x कोमा वाई यहाँ पर भी है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों समीकरण क्या हो जाएगी आपस में बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बराबर, क्योंकि ये जो है इसके बराबर है। यदि ये इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, हम लिख सकते हैं। तो आप देखो यानी कि आप कोई सी भी संख्या मान लो, या आप 2 को मान लो, 2 को हम किसके बराबर 2 के बराबर लिख सकते हैं, 3 को 3 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से एक्स वाई के बराबर है। यदि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 2 को हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस एक्स बटे 2 कोमा 4, ये बराबर में ये समीकरण 7 बटे 2 कोमा वाई प्लस 5 बटे 2, ये हो गया। तो ये तो देखो ये वाला जो निर्देशांक है इस निर्देशांक के बराबर हो जाएगा और ये निर्देशांक इस निर्देशांक के बराबर हो जाएगा इससे। यानी कि ये पूरा एक बिंदु है और ये एक पूरा बिंदु है, यानी कि दोनों बिंदु आपस में बराबर है। तो इससे क्या होता है कि ये निर्देशांक इसके बराबर हो जाता है और ये निर्देशांक इसके बराबर हो जाता है। तो मैंने एक लाइन लगा दी, तो इसको इसके बराबर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो 1 प्लस एक्स बटे 2, ये वाला बिंदु इसके बराबर हो जाएगा, तो इसको यहाँ से लिख देता हूँ 7 बटे 2। अब ये जो बिंदु है इसके बराबर हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा y प्लस 5 बटे 2, ये हो गया। तो आप देखो ये 2 यहाँ पर भी है नीचे है और यहाँ पर भी बटे में 2 है। यदि आप 2 को इस तरफ लेकर के जाते हो तो 7 की गुणा में 2 जाएगा। तो आप 2 को 2 से काट सकते हो या आप इसको यहाँ से इस तरीके से भी काट सकते हो। ठीक है, काट दिया। तब हमारे पास कितना बचा, 1 प्लस एक्स बराबर 7 बचा। तो 1 को दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो 7 में से 1 माइनस होगा तो कितना बनेगा, ये 6 बनेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब देखो ये 4 बराबर y प्लस 5 बटे 2, 2 को इस तरफ लेकर के आते हैं तो 4 की गुणा 2 के साथ होगी तो कितना हो जाएगा, बराबर 8 हो जाएगा ये। और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यानी कि एक तरफ ये हो गया और एक तरफ ये हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास y की क्या वैल्यू आएगी, ये 8 है और ये 5 दूसरी तरफ जाएगा तो 8 माइनस
5 हो जाएगा, ये प्लस का तो दूसरी तरफ जाके माइनस का। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 3, तो y बराबर 3 ये आ गई। तो हमें क्या बताना था, हमें यही तो बात बतानी थी कि x और y को ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू ये हो जाएगी और y की वैल्यू ये हो जाएगी। तो आपने इस तरीके से करना है। और ये देखो समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनेगा, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। आपने आयत देखा है, जिस प्रकार से आयत होता है उसी को मैं थोड़ा टेढ़ा करके लिख देता हूँ ऐसे। इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसे थोड़ा ऐसे। ये हमारे पास होता है समांतर चतुर्भुज। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 3 है तथा बी के निर्देशांक 1 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बनाएंगे तो देखो किस तरीके से यहां पर वृत्त बनेगा। तो ये मान लो हमारे पास कोई वृत्त है और इसने आगे क्या कहा है कि एक निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ए बी जो है वृत्त का व्यास है। यहाँ पर आप एक बिंदु ये मान लो और एक बिंदु ये, यदि आप इन दोनों बिंदु को मिला देते हो जो कि केंद्र से होकर के गुजर रहा है, ठीक है, ये ए बिंदु हो गया, ये बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो ये केंद्र से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम त्रिज्या बोलते हैं और त्रिज्या का डबल हमारे पास व्यास हो जाता है, यानी कि ए और बी क्या है, व्यास हो गया। आगे देखो इसने क्या है, जिसका केंद्र क्या कितना है, केंद्र है 2, -3। तो केंद्र बिंदु को मैं P मान लेता हूँ, वो हमें कितना दिया है 2, -3, यानी कि ये बिंदु हमारे पास कितना है 2, -3 है। और जो B के निर्देशांक 1, 4 है और जो B है, B के निर्देशांक कितने हैं 1, 4 ये दिए हैं। हमें A के निर्देशांक निकालने हैं। A के निर्देशांक क्या होंगे, A के निर्देशांक मान लेते हैं x, y है। तो आप यहाँ पर एक बात देखो, जो ये वृत्त का व्यास है, वृत्त के व्यास का जो ये इस वृत्त का जो ये केंद्र है, केंद्र क्या कर रहा है, इस व्यास को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या है कि ये जो P बिंदु है यानी कि केंद्र है ए बी के ठीक बीच में है, बीच में है, तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल मध्य में है। मध्य में है तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, मध्य बिंदु सूत्र लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बातें भी लिख सकते हो कि ए बी क्या है, ए बी वृत्त का व्यास है और पी जो है केंद्र है, पी वृत्त का केंद्र है, केंद्र बिंदु है। तो हम मध्य बिंदु सूत्र से निकालेंगे। तो हमें तो ए के निर्देशांक निकालने हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। यानी कि आप 2 4 जो मेन बातें हैं उसको आपने लिखना पड़ेगा यहाँ पर, कि ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है और पी इसका केंद्र है और हम बिंदु ए के निर्देशांक किस तरीके से निकाल रहे हैं, मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र वो हमें क्या कहता है, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, यही तो कहता है हमें। तो देखो यानी कि जो हमारे पास बीच वाला बिंदु होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं x y के रूप में। तो ये होता है x और ये y होता है, ठीक है। और ये हमारे पास x1 का काम करता है, ये y1 का, ये x2 का काम करता है और ये y2 का काम करता है। ये x1 का काम कर रहा है और ये x2 का। तो इनको दोनों को हम जोड़ के लिखते हैं और भाग में 2 दे देते हैं, x + 1 बटे में 2, यानी कि x1 हो जाएगा और ये y1,
y1 प्लस y2 यानी कि y1 प्लस y2 बटे 2। अब आप बोलोगे कि ये तो y1 नहीं है, ये तो y है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये क्या है, हम जो मध्य बिंदु सूत्र लगाते हैं, यानी कि एक रेखाखंड के ऊपर मध्य बिंदु सूत्र लगाते हैं, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू होती थी, मान लो कि यहाँ पर 2 3 है, तब हम इसको क्या मानते थे, x1 और y1 मानते थे, और इसको x2 y2, तभी तो हम इसको सोल्व करते थे। अब यहाँ पर हमें सिर्फ xy दिया है, तो इसको हम क्या, तो यहाँ पर ये जो है x1 का काम कर रहा है, ये x1 नहीं है, सिर्फ x1 का काम कर रहा है फार्मूले के हिसाब से, तो इसको हम इस तरीके से सोल्व कर रहे हैं। तो देखो अब यहाँ से 2 जो है इसके बराबर हो जाएगा और -3 इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 1 बटे 2 के, और -3 किसके बराबर हो जाएगा, y प्लस ये वाला बिंदु यानी कि ये निर्देशांक इसके बराबर हो जाएगा 4 बटे 2। ये हो गया। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, 2 की गुणा यहाँ पर 2 के साथ करोगे 4 हो जाएगा, 4 बराबर x प्लस 1। तो इस एक को इस तरफ लेकर के आओगे तो 4 ये प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस को हो जाएगा, 4 में से -1 करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3 आई। ठीक इसी तरीके से आप इसको सोल्व करोगे, 2 की गुणा यहाँ पर करोगे -3 के साथ, 2 की गुणा -3 के साथ करोगे तो -6 आ जाएगा, और ये कितना है, y प्लस 4 है, ये 4 इस तरफ आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -6 और -4 कितने हो गए, ये माइनस के 10 हो गए। तो यही तो हमारे पास y की वैल्यू है, आ गई। तो हमें निकालने क्या थे, a बिंदु के निर्देशांक निकालने थे। तो a बिंदु के निर्देशांक हमारे पास निकल तो गए, x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू 10 आई। तो आप a बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या है, आप यहाँ पर लिख सकते हो 3 -10 आई। आप यहाँ पर लिखोगे अतः a बिंदु के निर्देशांक, अतः a बिंदु के निर्देशांक क्या क्या आया है, 3 -10, हाँ ये आए 3 -10 है, ये हो जाएंगे हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिए हैं 2 बिंदु दिए हैं ए और बी, ये हो गए। तो बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, ताकि AP जो है 3/7 इसके बराबर है AP, और P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पर मान लो कि ये हमारे पास क्या है, कोई AB रेखाखंड है, AB रेखाखंड है, A बिंदु के निर्देशांक ये हो जाएंगे हमारे पास -2, -2, और B बिंदु के निर्देशांक 2, -4। ये A के निर्देशांक, ये B के निर्देशांक। तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P इसने कहाँ पर बताया है, P रेखाखंड AB पर स्थित है, यानी कि AB है, AB पर कहीं पर P बिंदु स्थित है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर है, और इसके हम निर्देशांक अपनी तरफ से मान लेते हैं कितने हैं, XY है, XY है। तो इसने हमें एक स्थिति दी हुई है यहाँ पर कि AP जो है किसके बराबर है, 3/7 AB के। इसका मतलब क्या है, समझो आप यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, जो AP इसने दिया है किसके बराबर है, 3/7 AB के बराबर हमें दिया है। तो आप यहाँ से देखो AP, इस AB को यहाँ पर बट्टे में लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/7। ये हो गया हमारे पास AP/AB हो गया। तो आप यहाँ से देखो AP हमारे पास कितना है, ये रहा हमारे पास AP की वैल्यू तो हमारे पास ये है 3। ये हो गई हमारे पास A से P की वैल्यू 3, और A से लेकर के B तक की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये पूरी हमारे पास 7 है। A से लेकर के B तक की वैल्यू हमारे पास 7 है। A से B की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है,
7 है। हमें क्या पी और बी निकालना है। ए बी हमारे पास किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी के। तो ए और ए बी हमारे पास तो 7 है, तो हमने यहाँ पर रख दिया। ए पी हमारे पास कितनी है, 3 प्लस ये पी बी। अब आप देखो 3 को इस तरफ लेकर के आओगे तो माइनस का हो जाएगा, 7 माइनस 3 बराबर पी बी। तो 7 में से 3 गए, हमारे पास 4 बचेगा। तो पी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ये पी बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये पी बिंदु है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है। यदि हम यहाँ पर कोई अनुपात लगा दे, तो हमने यहाँ पर अनुपात लगा दिया, तो आपने देखा होगा कि ये पी बिंदु क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है, और जिसके अनुपात क्या है, 3,4 है। 3,4 है, अनुपात में विभाजित है। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर विभाजन सूत्र लगा सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो सिर्फ पी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, जो इसने यहाँ पर दिए हैं, बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक। ठीक है, जो जो चीज़ इसने हमें बोली है, हम उसी के हिसाब से यहाँ पर चल रहे हैं। क्या होंगे, तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, विभाजन सूत्र लगा सकते हैं। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या कहता है हमें, ये हमारे पास m1 होता है और ये हमारे पास क्या होता है, m2 होता है। ये क्या होता है, x1 होता है और ये y1 होता है। ये x2 होता है और ये y2 होता है। m1 की गुणा यहाँ पर करो। सबसे पहले m1 की गुणा x2 के साथ होगी, यानी कि m1 की गुणा x2 के साथ, m1 की गुणा x2 के साथ, फिर प्लस, फिर m2 की गुणा x1 के साथ, m2 की गुणा x1 के साथ बटे में 2। तो यही तो हमारे पास विभाजन सूत्र होता था। अब देखो m1 की गुणा अब हम y2 के साथ करेंगे, m1 की गुणा y2 के साथ, फिर प्लस m2 की गुणा y1 के साथ, m2 की गुणा y1 के साथ बटे में m1 प्लस m2 लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखते थे, इन दोनों का जोड़ m1 प्लस m2। ये दो नहीं आएगा, m1 प्लस m2 आएगा, m1 प्लस m2। यही तो होता था हमारे पास विभाजन सूत्र, ये होता था। तो हमें निकालना है पी बिंदु। पी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या है, x, y। ये है, आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखो। अब m1 की वैल्यू हमारे पास 3 है और x2 की वैल्यू 2 है, प्लस m2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू -2, गुणा में -2 बटे में m1 प्लस m2, यानी कि 3 प्लस 4, कुम्मा फिर m1 की गुणा y2 के साथ। m1 की वैल्यू तो 3 है और y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -4, ये प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है और y1 की वैल्यू कितनी है, -2 बटे में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये हो गया। तो 3 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो 6 आएगा और 4 की गुणा -2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। तो ये प्लस किसको हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर 4 दूनी 8 आ रहा है और साथ में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बटे में 3 प्लस 4 कितने हो जाएगा, 7, ये कुम्मा 3 की गुणा -4 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, -12 और 4 की गुणा -2 के साथ करेंगे तो -8 आएगा। ये प्लस है तो ये माइनस को हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, -8 बटे में 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। 6 में से 8 गए, हमारे पास कितना बचेगा, -2 बटे में 7, और ये हमारे पास कितना, -12 और -8 -20 बटे 7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे पी बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। ये एक्स वाई तो हमारे पास यही तो है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, अतः पी
बिंदु के निर्देशांक कौन से हैं, ये रहे -2/7 कोमा -20/7 है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, पी बिंदु के निर्देशांक आ गए। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है बिंदु ए जो है, ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी है। ए और बी बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी है, को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है आपने, और जो उसके बीच के बिंदु होंगे आपने उन बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। तो चलो हम देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ए बी रेखाखंड लेंगे और उसके बिंदु हमारे पास ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर मान लो कि ये हमारे पास क्या हो गया, ए बी बिंदु हो गए, ये ए बिंदु हो गया और ये बी बिंदु हो गया। ए बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, -2,2 -2,2 और ये हमारे पास बी बिंदु के निर्देशांक 2,8। फिर इसने क्या कहा है, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 समान भागों में बांटेंगे। किस तरीके से बांटेंगे, मान लो कि आपने एक बिंदु यहाँ पर ले लिया और एक बिंदु आपने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो 1 2 3 भाग हो गए, तो हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। तो मान लो कि एक बिंदु यहाँ पर आपके पास, तो कितने भाग हो गए, 1 2 3 4। और ये भाग कैसे हैं, बिल्कुल बराबर बराबर है। जितना भाग ये है उतना भाग ये रहेगा, और जितना भाग ये है उतना भाग ये, और उतना भाग, यानी कि चारों आपस में कितने हैं, बराबर है। तो इन बिंदुओं को हम क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं। इसको पी, इसको क्यू और इसको आर नाम दे दिया। तो आप देखो जो ये क्यू बिंदु है, क्यू बिंदु से लेकर के ए तक की हमारे पास कितनी दूरी है, मान के चलो कि एक ये हो गई और एक ये हो गई, 2 यहाँ पर हो गई, और यहाँ से लेकर एक ये हो गई और एक यहाँ, यानी क्यू से लेकर बी तक भी यहाँ पर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो है क्यू बिंदु है, क्यू बिंदु ए और बी बिंदु के बिल्कुल ठीक बीच में है, ठीक बीच में है क्यू बिंदु ए बी के। तो हम क्या कर सकते हैं, क्यू बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। यानी क्यू बिंदु ठीक बीच में है तो इस पर मध्य बिंदु सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि ये ठीक बीच में है तो मध्य में है, मध्य में है तो हम मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू के निर्देशांक, बिंदु क्यू के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है, मध्य बिंदु सूत्र x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। तो ये x1 है और ये x2 है, ये x1 का काम कर रहा है और ये y1 का, ये x2 का काम कर रहा है, ये y2 का काम कर रहा है। तो देखो इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये x1 का काम कर रहा है, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का। तो आप डायरेक्ट क्या आपने यहाँ पर निर्देशांक निकालने हैं, तो हम इसको एक्स वाई मान के करेंगे। तो ये एक्स वाई है, तो एक्स कोमा वाई मानते हैं इसको। तो बराबर x1 यानी कि x1 प्लस x2 -2 x1 प्लस x2 बटे में 2 कोमा y1 प्लस में y2 बटे में 2, ये हो गया। तो -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये तो। और ये 2 प्लस 8 कितने हो गए, 10। 10 को आप 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, क्यू बिंदु के निर्देशांक आ गए। कितना आया, 0,5। ये क्यू बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब आप पी बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, पी बिंदु के निर्देशांक हम यहां पर लिखेंगे बिंदु, ये क्यू के निर्देशांक आ गए, बिंदु
पी, अब इस पी बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे के निर्देशांक। अब आप मान के चलो कि आपके पास ये रेखाखंड है, ठीक है। आप सिर्फ अब अभी आप इतने को भूल जाओ, इस वाले को भूल जाओ, अभी आपके पास सिर्फ इतना है। यदि इतना है तो P जो हो जाएगा ए और क्यू के ठीक बीच में हो जाएगा। P बिंदु है ए और क्यू के ठीक बीच में हो जाएगा। तो हम P बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर भी हम क्या लगा सकते हैं, मध्य बिंदु सूत्र लगा सकते हैं। इसको भी आप एक बार x और y मान लो, ये सिर्फ मान रहे हैं, मानने से आपके पास ये वैल्यू निकल रही है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो P बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र से, ये P बिंदु के निर्देशांक है बराबर मध्य बिंदु सूत्र में क्या कहता है x1 प्लस x2। तो ये x1 का काम करेगा और फिर ये x2 का काम करेगा। तो x1 की वैल्यू -2 है और x2 की वैल्यू 0, -2 प्लस 0 बटे में 2। ये y1 का काम करेगा और ये y2 का काम करेगा। तो y1 प्लस y2 यानी कि 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 बटे में 2, ये हो गया। तो अब देखो -2 प्लस 0 तो -2 ही रहेगा, -2 को 2 से भाग करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, कोमा 2 प्लस 5 कितना आएगा 7, तो ये 7 बटे 2। तो ये आपके पास क्या आ गए, P बिंदु के निर्देशांक आ गए, P, x y। तो P बिंदु के निर्देशांक आपके पास कितने आए, -1, 7 बटे 2। P बिंदु के क्या निर्देशांक आए, -1, 7 बटे 2, ये आ गए। P का और क्या हो कि आपके पास निर्देशांक निकल। अब देखो आप R बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, सिर्फ Q को और B को मान लोगे। मान लो कि आपके पास अब ये सिर्फ रेखाखंड है। क्यों ले रहे हैं हम इसको ऐसा, क्योंकि ये जो है R इसके ठीक बीच में है, Q के और B के ठीक बीच में है, इसके ठीक बीच में है। तो Q पर और B पर हम क्या लगा सकते हैं, मध्य बिंदु सूत्र लगा सकते हैं। इसको भी आप x y मान लो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे R बिंदु के निर्देशांक, R बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। R बिंदु के निर्देशांक, तब देखो ये x1 का काम करेगा और ये y1 का, ये x2 का काम करेगा, ये y2 का। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। तो R बिंदु के निर्देशांक x, y मानना है। ये यहाँ पर R के निर्देशांक x, y। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है, x1 प्लस x2। तो इनको जोड़ करके लिखेंगे तो 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 बटे में 2, कोमा y1 प्लस y2 बटे में 2, ये हो गया। तो अब देखो आप यहाँ से ये कितना बन जाएगा, 0 प्लस 2 2, 2 बटे 2 1 हो जाएगा, कोमा 5 और 8 कितने हो जाएंगे 13, 13 बटे 2। तो R बिंदु के निर्देशांक आपके पास क्या आए, ये आ गए। तो इसने क्या बोला था, को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः PQR, ये हमारे पास R बिंदु के निर्देशांक अभी निकले हैं। तो PQR के निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये रहे। अतः बिंदु PQ और R के निर्देशांक क्या क्या निकले हैं, P के निर्देशांक निकले हैं -1, 7 बटे 2 और R का निर्देशांक, Q के निर्देशांक निकले हमारे पास 0, 5 और R बिंदु के निर्देशांक निकले हमारे पास 1, 13 बटे 2। तो ये हो जाएंगे है, तो ये हमारे पास हो जाएंगे PQR के निर्देशांक।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर दबा के ठोको। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमें ये दिए हैं। तो देखो यहाँ पर संकेत में हमें क्या दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल। सबसे पहले ये समझो कि समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज होता है सम मैंने समान, चतुर मैंने चार और भुज मैंने भुजा, यानी कि जिस चतुर्भुज की चार भुजाएं समान हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है, देखो वर्ग हमारे पास कैसा होता है, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, वर्ग होता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक ये मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एक समचतुर्भुज है। ये थोड़ा तिरछा हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है, यदि इसकी चारों भुजाएं समान है तो इसकी भी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या होता है, फर्क यहाँ पर होता है विकिरणों में। ये वर्ग के विकर्ण होते हैं दोनों आपस में, एक विकर्ण ये हो गया वर्ग का और एक ये हो गया, तो ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। लेकिन जो ये समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ये आपस में बराबर नहीं होते, ये अलग होगा और ये अलग अलग होगा, सिर्फ ये फर्क होता है। और वर्ग के अंदर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यहाँ पर वर्ग के नहीं होगा समचतुर्भुज के अंदर। तो आपने तो सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जो ये समचतुर्भुज है इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते। तो देखो हम इसको किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 इसका हम हल करेंगे, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मानेंगे। यानी कि हमें क्या दिया है, क्रम में दिए हैं समचतुर्भुज के शीर्ष। तो हम यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। तो मान लो कि ये आपके पास कोई समचतुर्भुज है और हमें एक क्रम में दिए हैं, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है और सी के बाद डी है। यानी कि क्रम में हमें इस समचतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं। ये क्या होते हैं, ये इसको हम शीर्ष बोलते हैं। तो सबसे पहले ए बिंदु के निर्देशांक 3,0, बी बिंदु के निर्देशांक 4,5 हो जाएगा और सी के -1,4 और डी के -2,-1 ये हो गए, -2,-1। और ये देखो ये क्या हो जाते हैं, विकिरण हो जाते हैं, विकिरण। ये हमारे पास क्या हो गए, समचतुर्भुज के विकर्ण हो गए। तो हम क्या करेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें यहाँ पर विकिरणों का गुणनफल करना है, यानी कि इस विकर्ण का इसके साथ क्या करनी है, गुणा करनी है। लेकिन गुणा करने से पहले हम क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे कि ये इसकी लंबाई कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है, इस चीज़ को निकाल लेंगे। तो चलो देखते हैं कि हम यहाँ पर इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेंगे बिंदु, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, एसी विकर्ण निकाल लेते हैं। एसी विकर्ण, एसी विकर्ण किस तरीके से निकलेगा, एसी विकर्ण निकालने के लिए आपने पीछे दूरी सूत्र पढ़ा था। दूरी सूत्र हमें क्या कहता है, इसको आप x1 मान लो और इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, ये कहता है। और इसमें से इसको घटा दो और इसमें से इसको घटा के लिख दो, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये कर दो और ये ऊपर क्या कर दो, वर्गमूल। यही तो होता है हमारा, ये निकाल रहे हैं हम विकर्ण AC, ठीक है। तो x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1 माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी है, 3, इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू 0 है और इसका स्क्वायर कर दो और ऊपर वर्गमूल बराबर -1 और -3 कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे।
-4 का स्क्वायर प्लस ये 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या है वर्गमूल। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस इस 4 का स्क्वायर भी 16, ऊपर वर्गमूल चल रहा है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 16 16 32 हो जाएगा, वर्गमूल 32। वर्गमूल 32 को आप क्या लिख सकते हो, 4√2 ये लिख सकते हो। ठीक है, तो विकर्ण AC तो निकाल लिया, अब आप BD निकाल लो। विकर्ण BD किस तरीके से निकाल लेंगे, ये भी हम दूरी सूत्र से निकाल लेंगे। ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो x2 की इस ये विकर्ण BD ले रहे हैं हम, इसको हम x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी लगा देंगे ये दूरी सूत्र। तो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, माइनस x1 की वैल्यू 4 हो जाएगी और इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास -1 है, -1 माइनस y1 की वैल्यू 5 और इसका स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा वर्गमूल। ये हो गया। अब देखो -2 और -4 कितना हो जाएगा -6 और इसका स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 और इसका स्क्वायर, तो ये हो गया। तो 6 का स्क्वायर 36 और इसका 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया। ये 36 दूनी कितना हो जाएगा 72 का वर्गमूल। इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 गुणा 6 36 गुणा में 2 72, 36 दूनी 72 ये लिख सकते हो। तो यहाँ से आप देखो ये जोड़ा बन रहा है, तो एक बार जाएगा, तो अंदर हमारे पास ये जोड़ा तो बाहर चला गया, तो ये बन गया। अंदर हमारे पास कितना बचा वर्गमूल 2। तो विकर्ण BD की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ये आ गई। और विकर्ण AC की वैल्यु हमारे पास कितनी आई, 4 वर्गमूल 2, ये आ गई। हमें क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 1/2 और विकर्णों का गुणनफल उसके विकिरणों का गुणनफल, ये होता है। तो देखो बराबर 1/2, विकर्ण हमारे पास क्या है 4 वर्गमूल 2 आया, गुणा में दूसरा विकर्ण क्या है, यानी कि विकर्ण AC हमारे पास ये हो गया, और गुणा में विकर्ण BD। विकर्ण BD की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 वर्गमूल 2, तो ये आ गया। यानी कि हमें क्या करना है, दोनों विकर्ण की गुणा करनी है। ये हमारे पास AC हो जाएगा और ये BD हो जाएगा, विकर्ण AC विकर्ण BD। तो देखो उसके बाद आप इसको काट करके लिख दो, किस तरीके से लिख सकते हो, 1/2 ये 4 है, गुणा में 6 हो जाएगा, और ये यहाँ पर वर्गमूल 2 है और यहाँ पर वर्गमूल 2 है, तो क्या हो जाएगा वर्गमूल 2 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है, तो अब ये सिर्फ कितना बचा 2 बचा, 1/2 गुणा में 4 गुणा में 6 गुणा में 2 ये बचा। तो इस 2 से आप इस 2 को काट सकते हो, तो 4 की गुणा 6 के साथ करोगे कितना आएगा 4 6 24। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोल्व करना है। तो ठीक है दोस्तों, अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।